एपिसोड 65 टू 67। थोड़ी देर के बाद चाहत का लाल जेड पूरी तरह से निकल गया। चाहत की नजर में ये काफी बड़ा था। उसने रागिनी जी, लता जी और खुद के लिए 4 कंगन, 4 जोड़ी बालियां और 4 जेड पेंडेंट बनाने की योजना बनाई। वो करण के लिए एक मोटी जेड अंगूठी भी बनाएगी और बाकी जेड से कई जेड पेंडेंट और बालियों के जोड़े बनाए जा सकते हैं। लता जी ने बाकी को बेचने का फैसला किया, जिसकी कीमत लाखों रुपए होगी। चाहत ने परिवार के आभूषण देखे थे। उसे उनका डिजाइन और नक्काशी पसंद आई और उसने कपूर परिवार से अपने लिए काम करवाने की योजना बनाई। ओम कुकरेजा के हाथ में एक पन्ना था, जिसका आधा हिस्सा दिखाई दे रहा था। वह तेजी से सांस ले रहा था, मानो उसका दिल बाहर निकल जाएगा। क्या हुआ? चाहत ने असमंजस से पूछा। ये कांच की तरह का फुला हुआ जेड है। ओम कुकरेजा ने एक शब्द बोलने की बहुत कोशिश की। वह अभी भी सदमे में था। ये जानकर कि यह फुला हुआ जेड था, चाहत भी आश्चर्यचकित थी। ये काफी दुर्लभ और बेहद लोकप्रिय था। कम से कम 100 मिलियन रुपये की कीमत थी और यह कांच के प्रकार के बेरल जेड से कहीं अधिक महंगा था। चाहत ने तुरंत अपना मन बदल लिया। उन्होंने इस जेड का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए लेबल बनाने में करने का निर्णय लिया, जबकि उन्होंने कॉक्सकॉम्ब रेड जेड को बेच दिया। चाहत ने कॉक्सकॉम्ब रेड जेड की शक्ति को वापस ले लिया, लेकिन उसने फुला हुआ जेड की शक्ति को नहीं लिया। उसने अपने परिवार के लिए आभूषण बनाने के लिए फुलशु जेड का उपयोग करने की योजना बनाई। इसकी शक्ति के कारण जेड लंबे समय तक बहुत अच्छी स्थिति में टिक सका था। रगड़ते रहो। ओम कुकरेजा को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। चाहत को हंसी आ गई, लेकिन वो उसकी भावना को पूरी तरह से समझ गया। फुला हुआ जेड को पाना बहुत मुश्किल था। ये किंग्स ग्रीन से थोड़ा ही नीचे रैंक पर था। चाहत की आवाज सुनी ओम कुकरेजा को। वह गहरी सांस ली और शांत हो गई। उसका हाथ अभी भी कांप रहा था, क्योंकि वह बहुत कीमती था। वह घबरा गया। उसे डर था कि कहीं से भी वो उसे नुकसान न पहुंचा दे। 10 मिनट बाद ओम कुकरेजा ने आखिरकार पूरा जेड काट दिया। उसने उसे चाहत को चौंका दिया। उसका हाथ सीधा कांप रहा था। चाहत ने फुला हुआ जेड ले लिया। वह भी उससे बहुत आकर्षित थी। 3 कच्चे माल पहले ही काटे जा चुके थे। लगभग 3 बजे थे। चाहत ने नमन को वोट की योजना बनाई। बहुत बढ़िया, किलोमोल रचना, चाहत ने कहा। वो खड़ी हुई और अपने फ्लैट पर लगी गंदगी साफ की। जब वे कच्चे माल की दुकान से बाहर निकले, तो चाहत ने ओम कुकरेजा को एक अनुबंध तैयार करने के लिए भेजा। वे कल उस पर हस्ताक्षर करेंगे। हालांकि वह ओम कुकरेजा पर विश्वास करता है, फिर भी उन्हें एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी, जो स्वयं ओम कुकरेजा के लिए भी एक सुरक्षा थी। ओम कुकरेजा के चले जाने के बाद चाहत पास के एक रेस्तरां में गया, जिसे तब नमन कहा गया था। 3 मिनट के अंदर नमन चाहत की नजरें आ गईं। पत्थर के जुए की गली बड़ी नहीं थी। वे केवल 100 मीटर की दूरी पर थे। मिस कपूर। जब नमन ने चाहत को देखा तो वह उत्सुक हो गई। कृपया बैठ जाओ, चाहत ने कहा। नमन तुरंत बैठ गया। आप क्या चाहते हैं, मिस्टर ओम? चाहत ने पूछा। कुछ नहीं, पहले जेड देखते हैं। नमन ने तुरंत मना कर दिया। वह देखने के लिए उत्सुक थी। चाहत को ये बात अजीब लगी। उन्हें जल्दबाजी करने की कोई बर्बादी नहीं थी। ठीक है, चलो पहले जेड देखते हैं। मेरे पास अब 2 उच्च स्तरीय जेड हैं, लेकिन मैं आपको केवल एक ही बीच में रख सकता हूँ। दूसरा मास्टर फू के लिए है। आप अभी दूर नहीं हैं।
इसलिए मैं आपको पहले मूल्यांकन दंगल से अधिक बताऊंगा। कृपया मास्टर फू को कोई रेटिंग न दें। चाहत ने कहा, फिर अपने बैग से 2 पन्ने निकाल लिया। नमन रोमांचित और आश्चर्यचकित थी जब उसने सुना था कि चाहत के पास 2 उच्च महत्वाकांक्षी जेड हैं। लेकिन जल्द ही उसका पतन हो गया कि वो केवल एक ही खरीद सकती थी। चौधरी सेकंड वाला मास्टर फू के खिलाफ था, इसलिए नमन से इसकी बहस नहीं हो सकी। अभी भी वह इस बात से प्रभावित था कि चाहत ने उसे पहला अडोमिनल बोन की ओर दिया। जब दोनों ने पन्ने माह पर रखा तो नमन ने आश्चर्य से अपनी गोल कर ली। उसे पता था कि वे हाई स्टार जेड हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कॉक्स कॉम्ब रेड जेड भी होंगे। नमन ने जैसे ही लाल जेड देखा, उसने उसे तुरंत ही पसंद कर लिया। मिस कपूर, सच में मुझे नहीं पता कि क्या कहा है। आप एक दिन में, नहीं, एक सुबह में 4 उच्च स्तरीय जेडी कैसे काट सकते हैं? यह असंभव है। नमन ने बड़ी ताकत से निगल लिया। वह चाहत की किस्मत से पूरी तरह हैरान थी। अगर नमन को पता चलता है कि चाहत ने सिर्फ 4 उच्च गुणवत्ता वाले जेड ही नहीं काटे हैं, तो वह पूरी तरह से अचंभित रह जाती है। बेशक, चाहत के पास अभी भी जेड के साथ 10 और कच्चे माल थे। मिस्टर कुकरेजा, आप चुन सकते हैं, चाहत ने कहा। लाल जेड कृपया, नमन ने तुरंत उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, आप पहले इसे देख सकते हैं, फिर मुझे इसकी कीमत बता सकते हैं। चाहत ने लाल जेड नमन को दे दिया। नमन ने कांपते हाथों से लाल जेड ले लिया। मिस कपूर, मैं इसके लिए 35 मिलियन रुपया का भुगतान करूंगा। इस कॉक्सकॉम रेड जेड को ओल्ड पिट स्नो टाइप के जेड के समान स्तर पर रखा गया था, जिसे उसने अभी खरीदा था। लेकिन रेड जेड की कीमत बहुत अधिक थी। 35 मिलियन रुपया एक कीमत थी। ठीक है, चाहत ने बिना किसी हिचकिचाहट के कंसोंटार का सहारा लिया। फिर, उन दोनों का एक अद्भुत सौदा मिला। डील के बाद नमन चले गए, क्योंकि मास्टर फू ने उन्हें बुलाया था। कुछ मिनट बाद मास्टर फू आ गए। मिस कपूर, जेड कहाँ है? जेड कहाँ है? मास्टर फू ने चाहत के पास जाने से पहले उत्साह में अपनी आवाज ऊंची की। वह तेजी से अपनी ओर बढ़ा। यदि उसके 2 नौकर उसके साथ नहीं रहते, तो वह गिर जाता है। चाहत तुरंत मास्टर फू का स्वागत करने के लिए स्टेक हो गया। कृपया धीरे धीरे, जेड बच नहीं कील। एक उच्च वैज्ञानिक जेड। मुझे जल्दी करना होगा, मुझे डर है कि यह भाग। मास्टर फू ने नामांकित से कहा, जैसे कि जेड वास्तव में उनसे दूर भाग जाएगा। इससे पहले कि चाहत कुछ और कहे, मास्टर फू ने आग्रह किया, चलो, मुझे दिखाओ। चाहत ने कहा, कृपया पहले बैठ जाओ, मैं तुम्हें अभी भी बचा हुआ हूँ। वह तुरंत अपने बैग से ग्लास टाइप का निकल गया। हालांकि मास्टर फू को पता था कि यह उच्च स्तरीय जेड है, फिर भी वह इसे अपनी आंखों से देखकर रोमांचित और आश्चर्यचकित हो गए। बढ़िया जेड, शानदार जेड। मास्टर फू ने तुरंत जेड ले लिया। उसे देखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसके दिल में वह अभी भी थोड़ा निराश था। यदि यह शीर्ष स्तरीय पुराने गन्ने वाले कांच की संरचना है, तो ये बहुत बेहतर होता है। लड़की, मैं इस कांच के प्रकार के जेड के लिए 30 मिलियन रुपया का भुगतान करूंगा। कैसा रहेगा? मास्टर फू ने कहा। कोई समस्या नहीं, चाहत ने जवाब दिया। यह उचित मूल्य था। फिलहाल, चाहत के पास लगभग 270 मिलियन रुपया हैं। हाँ, मुझे सौदा करने का तुम्हारा कुशल तरीका पसंद आया। बढ़िया, मैं अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। चाहत की कुशलता ने मास्टर फू पर फिर से अच्छा प्रभाव डाला। उन्होंने तुरंत पैसे ट्रांसफर करने के लिए कॉल किया। लड़की,
अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम मुझे दादाजी फू कह सकती हो। अगर भविष्य में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मास्टर फू ने कहा। वह ईमानदारी से इस युवती से दोस्ती करना चाहता था। मास्टर फू बहुत ही समझदार थे। उन्हें विश्वास था कि चाहत एक होनहार किशोरी है। दादाजी फू, मुझे अब आपकी मदद की जरूरत है। चाहत ने मास्टर फू से मदद मांगने में संकोच नहीं किया। ओह, क्या हुआ? बताओ मुझे। मास्टर फू थोड़ा हैरान और उत्सुक था। ठीक है, मैं एक आभूषण कंपनी पंजीकृत करने की योजना बना रही हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि यह प्रक्रिया बहुत परेशानी वाली है। तो, क्या आपके पास उद्योग और वाणिज्य ब्यूरो में कोई परिचित है? क्या आप कृपया प्रक्रिया को आसान, तेज बनाने में मेरी मदद कर सकते हैं? बेशक, मैं सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर दूंगी। चूंकि मास्टर फू मदद करने के लिए तैयार थे, इसलिए चाहत स्वाभाविक रूप से इस मौके को बर्बाद नहीं कर सकती थी। दरअसल उसने अपने नेटवर्क का पूरा उपयोग करने का फैसला किया। वैसे भी इसमें कुछ भी गलत नहीं था। क्या तुम एक ज्वेलरी कंपनी खोलने जा रही हो? ये जानकर मास्टर फू हैरान रह गए। ये युवा लड़की बहुत महत्वाकांक्षी थी। यहाँ तक कि उनमें एक आभूषण कंपनी खोलने का साहस भी था। हाँ, चाहत ने गंभीरता से उत्तर दिया। मास्टर फू ने पूछा, पंजीकृत पूंजी कितनी है? चाहत ने कहा, प्रारंभिक पूंजी 100 मिलियन है, जिसे भविष्य में बढ़ाया जाएगा। मास्टर फू ने लंबी सांस ली। हालांकि आभूषण उद्योग में 100 मिलियन कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन एक युवा लड़की के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। ये लड़की कोई साधारण किशोरी नहीं थी, लेकिन हालांकि चाहत एक असाधारण रूप से होशियार लड़की थी, फिर भी कंपनी शुरू करना जोखिम भरा था। मास्टर फू ने अनिश्चितता से पूछा, क्या तुम सच में ज्वेलरी कंपनी खोलने जा रहे हो? व्यवसाय शुरू करने के लिए सिर्फ पैसे से ज्यादा की जरूरत होती है। तुम्हारे पास इसे चलाने की क्षमता होनी चाहिए, साथ ही स्थिर आपूर्ति भी होनी चाहिए। इसके अलावा, तुम अब एक छात्र हो। क्या तुम्हारे पास इसे संभालने के लिए पर्याप्त समय है? मास्टर फू चाहत को रोकने वाले नहीं थे। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि चाहत को नियमों की पूरी समझ नहीं है और वह पैसे खो सकती है। चाहत जानती थी कि मास्टर फू को उसकी परवाह है। उसने ईमानदारी से जवाब दिया, दादाजी फू, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। इसके अलावा, मेरे पास कंपनी चलाने में मदद करने के लिए पेशेवर कर्मचारी हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। चूंकि चाहत आश्वस्त थी, इसलिए मास्टर फू उसे निराश नहीं करना चाहते थे। बढ़िया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं रजिस्ट्रेशन में तुम्हारी मदद करूंगा। ओह, अब तुम्हारी उम्र कितनी है? धन्यवाद, दादाजी फू। मैं पहले से ही 18 साल का हूँ। मैं एक वयस्क हूँ, चाहत ने कहा। लेकिन मुझे अभी भी एक दुकान ढूंढनी है। दुकान ढूंढने के बाद मैं आपसे संपर्क करूंगा। जरूर, कोई समस्या नहीं। मैं इसे संभाल लूंगा, मास्टर फू ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, दादाजी फू, चाहत ने कहा। मास्टर फू ज्यादा देर तक नहीं रुके और चले गए। मास्टर फू के चले जाने के बाद चाहत भी चली गई। वह प्राचीन वस्तुओं की गली में चली गई। चाहत को प्राचीन वस्तुएं इकट्ठी नहीं करनी थी। वह बस एक मौका लेना चाहती थी। इसलिए वह दुकानों में नहीं गई, बल्कि बाहर छोटे छोटे स्टैंडों को देखा। हालांकि दुकानों में मिलने वाला हर सामान असली नहीं होता था, लेकिन असली सामान पर कीमत लिखी होती थी। ये महंगा होता था। थोड़ी देर बाद चाहत को निराशा हुई।
उसने अभी तक एक भी असली प्राचीन वस्तु नहीं देखी थी। वह काफी देर तक खोजती रही। आखिरकार उसे एक छोटी सी स्टैंड पर पावर वाली एक वस्तु मिली। यह एक वाइन कप था। इसकी पावर बहुत मोटी थी, जिसका मतलब था कि इसका इतिहास बहुत पुराना होगा। अरे, ये कितने का है? चाहत ने शराब के प्याले की ओर इशारा किया। चाहत को एक युवा लड़की के रूप में देखते हुए स्टैंड के मालिक ने अनुमान लगाया कि वह इसे नहीं खरीदेगी। इसलिए उसने लापरवाही से जवाब दिया, ये कियानलोंग का है। 10,000 रुपया। कियानलोंग काल की एक वस्तु। इसकी कीमत केवल 10,000 रुपये कैसे हो सकती है? इसकी कीमत कम से कम 5 लाख रुपए थी। इसलिए स्टैंड मालिक की नज़र में यह नकली होगा। लेकिन इस बार स्टैंड मालिक गलत था। ये वाइन कप असली था। चाहत को बस यह नहीं पता था कि यह किस काल का है। चूंकि यह असली था, चाहत को 10,000 रुपए की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने तुरंत अपने बैग से स्टैंड मालिक के लिए नोटों का ढेर निकाला। स्टैंड मालिक को उम्मीद नहीं थी कि यह किशोरी लड़की बिना मोल भाव किए इसे खरीद लेगी। वह आश्चर्यचकित था। उसे वास्तव में विश्वास था कि यह किशोरी लड़की इसे नहीं खरीदेगी, इसलिए उसने जानबूझकर इतनी ऊंची कीमत तय की। अन्यथा ये केवल कुछ 100 युआन की कीमत पर बिकता। क्या यह असली था? स्टैंड के मालिक को खुद भी यकीन नहीं था कि उसके छोटे से स्टैंड पर कोई प्रामाणिक प्राचीन वस्तुएं हैं। आखिरकार असली वस्तु पाना आसान नहीं था। इस युवा लड़की को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। उसे तो बस ये पसंद था। स्टैंड मालिक इसे ऊंचे दाम पर बेचकर खुश था। उसने खुशी खुशी पैसे ले लिए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं खरीदार को पछतावा न हो। हालांकि वह नहीं जानता था कि वास्तव में उसे ही पछताना चाहिए। स्टैंड मालिक ने पैसे ले लिए और चाहत को उसका वाइन कप मिल गया। सौदा हो गया। किसी को पछतावा नहीं हो सकता। चाहत ने खड़े होकर शराब का प्याला अपने बैग में रख लिया। ठीक उसी समय उसके पैरों के नीचे कुछ टूट गया। बहुत सारे टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तन थे। एक आदमी दर्द में चिल्लाया, ओह बकवास, मेरा ग्रीन बीन फूलदान। उसके बाद युवक ने चाहत को घूर कर देखा। वो गुस्से में चिल्लाया, ये तुम हो। तुमने मेरा फूलदान जमीन पर गिरा दिया। अब ये टूट गया है। तुम्हें इसके लिए मुझे पैसे देने होंगे। चाहत को तुरंत पता चल गया कि उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिसने जानबूझकर दुर्घटना का कारण बनाया है। प्राचीन वस्तुओं के उद्योग में यह कोई असामान्य बात नहीं थी। कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी नकली प्राचीन वस्तु का इस्तेमाल करके किसी दुर्घटना का कारण बनता था और असली प्राचीन वस्तु के बराबर ही मुआवजा मांगता था। ऐसा कोई भी व्यक्ति आसानी से सफल हो सकता है, क्योंकि वे हमेशा कमजोर लोगों को ही अपना लाभ बताते हैं। और चाहत एक किशोरी लड़की लग रही थी, जो आसानी से डर जाती होगी, इसलिए वह निशाना बन गई। फिर भी कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें परेशानी हो सकती थी। लेकिन उस आदमी ने गलत फैसला किया। हालांकि चाहत एक किशोरी लड़की थी, लेकिन उसने अब किसी को भी उसे धमकाने की इजाजत नहीं दी। मैंने आपके फूलदान को नहीं छुआ, चाहत ने शांति से कहा। उस आदमी ने बस उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन उसने सचमुच उसके फूलदान को नहीं छुआ। क्या, अगर तुमने इसे नहीं छुआ होता, तो मेरा फूलदान नहीं गिरता? आदमी ने तर्क दिया। तो क्या? चाहत ने पूछा। ये कांक्षी काल का एक हरा बीन ग्लेज फूलदान है। बाजार में इसकी कीमत कम से कम 5 लाख रुपए है। चूंकि तुम एक छोटी लड़की हो, इसलिए 5 लाख रुपए पर्याप्त होंगे। चाहत ने व्यंग्य किया।
वह आदमी सचमुच बेशर्म था। ठीक है, मैं आपको मुआवजा दे सकता हूँ, लेकिन आपके शब्द पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए मुझे किसी विशेषज्ञ से इसकी पहचान करवानी होगी। अगर यह वास्तव में 5 लाख रुपए के लायक है, तो मैं आपको तुरंत भुगतान कर दूंगा, चाहत ने कहा। आदमी थोड़ा घबरा गया। उसका स्वर नर्म हो गया। परेशान होने की जरूरत नहीं है। विशेषज्ञ से मिलने में बहुत खर्च होता है। मेरे पास खुद प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र है। इससे साबित हो सकता है कि यह फूलदान असली है। ये कहते हुए उस आदमी ने अपनी तथाकथित प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र निकाला। चाहत को यकीन नहीं हुआ। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं विशेषज्ञ शुल्क का भुगतान करूंगी, उसने कहा। वह आदमी एक पल के लिए रुक गया। उसे अब एहसास हुआ कि उसने गलत फैसला लिया है, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहता था। मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। मुझे अभी पैसे चाहिए। मुझे अभी पैसे दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, उस आदमी ने चेतावनी दी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला, जैसे वह फोन करने जा रहा हो। चाहत ने अपने होठों के कोने खींचे। उसे पता था कि वह आदमी उसे धमका रहा था। फिर उसने हल्के से कहा, ठीक है, चलो। तुम आदमी को उम्मीद नहीं थी कि चाहत बिल्कुल भी नहीं डरेगी, जिससे वह दुविधा में पड़ गया। इस बीच पास में खड़े एक आदमी ने अचानक उसे रोका। यार, इतना परेशान मत हो। हम वैसे भी बातचीत कर सकते हैं। वह सिर्फ एक किशोरी है। अगर उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो यह उसके भविष्य के लिए बुरा होगा। तुम उसे कोई सौदा क्यों नहीं दे देते? ऐसा लग रहा था कि वह आदमी चाहत की मदद कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह उसका सहयोगी था। दुर्भाग्यवश चाहत ने उन्हें स्पष्ट रूप से देख लिया। यहाँ क्या हो रहा है? उसी समय एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में लोगों का एक समूह भीड़ में घुस आया। दो बूढ़े आदमी जो लगभग 70 साल के थे, आगे चल रहे थे। उनमें से एक अप्रत्याशित रूप से मास्टर फू थे। लड़की, ये तुम हो? क्या हुआ? ये देखकर कि यह चाहत थी, मास्टर फू थोड़ा हैरान हुआ। ऐसा लग रहा था कि चाहत मुसीबत में थी, लेकिन मुआवजा मांगने वाले युवक ने अचानक अपना चेहरा बदल लिया। जाहिर है, वो समूह को जानता था। ओह, ये सिर्फ एक दुर्घटना है। सिर्फ एक दुर्घटना। चाहत के मुंह खोलने से पहले ही उस आदमी ने तुरंत कहा। उसने अपने रवैये पर यू टर्न ले लिया। वह अपने सामने खड़े इन दो बूढ़ों से डर गया। प्राचीन वस्तुओं के बाजार में कोई भी मास्टर फू और मास्टर यान को नहीं जानता था। वे दोनों अधिकारी थे। कोई भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता था। विशेषकर मास्टर यान। वे न केवल सिटी जी के मेयर के पिता थे, बल्कि पुरातन क्षेत्र के एक निर्विवाद विशेषज्ञ भी थे। वह अपनी आंखों से बता सकता था कि फूलदान असली है या नहीं। वे दो व्यक्ति जो चाहत का फायदा उठाना चाहते थे, इस तथ्य से हैरान थे कि चाहत मास्टर यान और मास्टर फू को जानती थी। लेकिन मास्टर यान और मास्टर फू को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था। जब उन्होंने जमीन पर टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े देखे, दोनों परेशान हो गए। ऐसी दुर्घटनाएं होना कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन जब ये चाहत के साथ हुआ, तो अपराधी मुसीबत में पड़ गए। मास्टर फू चाहत को अपना दोस्त और अपनी पोती मानता था। वह स्वाभाविक रूप से उसकी रक्षा करेगा। इस प्रकार मास्टर फू नाराज हो गए और पूछा, क्या यह एक वास्तविक दुर्घटना है? जाहिर तौर पर उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। युवक के माथे पर एक बार फिर ठंडे पसीने की परत चढ़ गई। वह हाँ कहना चाहता था,
लेकिन जाहिर है कि यह कोई समझदारी भरा जवाब नहीं था। अंत में युवक मास्टर फू के दबाव को और सहन नहीं कर सका। उसने माफी मांगी, मास्टर फू, मुझे माफ कर दो। यह मेरी गलती है। मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। जिस व्यक्ति से तुम्हें माफी मांगनी चाहिए वह मैं नहीं हूँ, मास्टर फू गुस्से में था। युवक तुरंत चाहत की ओर मुड़ा। वह नीचे झुक गया। मिस, मुझे बहुत खेद है। कृपया मेरी क्षमा स्वीकार करें। इस बार मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं अपने लोगों को यहाँ रखूंगा, जो तुम पर नजर रखेंगे। अगर तुमने फिर से ऐसा करने की हिम्मत की, तो अगली बार तुम जेल में जाओगे। चाहत ने कहा। उसने उन्हें ऐसा दोबारा न करने की धमकी दी। जरूर जरूर, उन दोनों ने तुरंत जवाब दिया। अब वे सड़क पर मौजूद चूहों की तरह थे। अब उनके दिमाग में बस एक ही बात थी कि जितनी जल्दी हो सके वे वहां से चले जाएं। इसके बाद वे तुरंत भाग गए। इस गली में ऐसा अक्सर होता रहता है। अब से तुम्हें सावधान रहना होगा, मास्टर फू ने चाहत से कहा। अगर वे समय पर नहीं पहुंचते, तो चाहत का फायदा उठाया जा सकता था। मैं करूंगी, दादाजी फू। भले ही चाहत अब किसी और को उसे परेशान करने की इजाजत नहीं देगी, लेकिन उसने मास्टर फू की दयालुता का ईमानदारी से जवाब दिया। अच्छा, अब मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। यह मास्टर यान है, जो प्राचीन वस्तु संघ के अध्यक्ष हैं। मास्टर फू ने चाहत से कहा। आपसे मिलकर खुशी हुई, मास्टर यान, चाहत ने विनम्रता से अभिवादन किया। आप भी। मास्टर यान एक गंभीर व्यक्ति थे, खासकर युवा पीढ़ी के सामने। इसलिए जब चाहत ने उसका अभिवादन किया तो उसने हल्के से उत्तर दिया, लेकिन उसने उसका बिल्कुल भी तिरस्कार नहीं किया। ठीक है, अब अगर आप मुझे माफ करेंगे, तो मैं अब चलती हूँ, चाहत ने कहा। मास्टर फू के सकारात्मक संकेत देने के बाद चाहत वहां से चली गई। बाद में उसने अपने आसपास की वस्तुओं को स्कैन करने के लिए अपनी ज़ैड आंखों का उपयोग किया। कुछ ही मीटर की दूरी पर उसे एक और शक्तिशाली वस्तु दिखाई दी। यह एक स्याही की पट्टी थी जिसमें बहुत अधिक शक्ति थी। चाहत तुरंत वहां गई। उसने कीमत पूछी, फिर तुरंत पैसे चुका दिए। उसने एक प्रामाणिक प्राचीन वस्तु के लिए केवल 5,000 रुपये का भुगतान किया। मास्टर फू और मास्टर यान चाहत से बहुत पीछे नहीं थे। उन दोनों ने देखा कि चाहत ने क्या किया था, और वे हैरान थे। वे नहीं जानते थे कि चाहत प्राचीन वस्तुओं के बारे में समझती है या नहीं, लेकिन उसने बिना पहचान बताए ही एक वस्तु खरीद ली। लड़की, तुम, मास्टर फू जल्दी से चाहत के पास गया। वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। सौदा हो चुका था। मास्टर फू ने जोर से आह भरी। मास्टर यान ने पूछा, क्या तुम प्राचीन वस्तुओं के बारे में जानती हो, युवा लड़की? उनका स्वर अभी भी गंभीर था। यद्यपि मास्टर यान को उसका व्यवहार नापसंद था, फिर भी उन्होंने उसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि यह उनका कोई काम नहीं था।